प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके दोस्तों रेलवे साइंस विभाग की सीरीज क्लास नंबर 26 में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के वो टॉप प्रश्न जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू पर पूरा का पूरा आधारित है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। जिसमें दोस्तों विचारों का संग्रह होता है वह हिस्सा कौन सा है। दोस्तों मस्तिष्क को मेनली मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क। और दोस्तों अग्र मस्तिष्क को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भागों उसमें होता है दोस्तों एक प्रेम मस्तिष्क। दूसरा होता है दोस्तों थैलमस। तीसरा होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। और पश्चिम मस्तिष्क को भी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेडुला और दूसरा होता है दोस्तों पोन्स। जिनमें से दोस्तों मेडुला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेडुला से। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, उल्टी हो गया, हमारा बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, ये सभी दोस्तों कंट्रोल किया, अनैच्छिक क्रियाएं जितने भी हो गई ये सब कंट्रोल किया जाता है दोस्तों मेडुला के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसमें पूछा गया मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों के संग्रह की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रेम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल में नीचे दिया गया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आप लोग आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा मानव मस्तिष्क तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का क्या काम होता है दोस्तों, जो सोचने, याद रखे, भावनाओं, शारीरिक संतुलन और अनैच्छिक क्रियाओं जैसे सांस लेना, पाचन करना को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है जिसमें सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। सेरेब्रम दोस्तों सबसे बड़ा भाग होता है, यह भी याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछे दोस्तों अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो हो जाएगा दोस्तों अग्र मस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम बोला जाता है। सबसे छोटा भाग होता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। अब दोस्तों समझते हैं अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे दोस्तों अग्र मस्तिष्क के बारे में बोला गया है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो सोचने, समझने, तर्क करने, याददाश्त के लिए, भावनाओं और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्रेम मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य और दोस्तों उदाहरण। प्रेम मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रेम मस्तिष्क, याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हमने बताया है, एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रेम मस्तिष्क। तो प्रेम मस्तिष्क के दोस्तों क्या क्या कार्य होता है, जो हमने ऑप्शन में पूछा था, क्वेश्चन में जो दिया गया था उससे रिलेटेड है। तो जो उच्च मानसिक क्षमता बनाए रखता है, ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, संवेदनाएं जैसे ज्ञान इंद्रियों, आँख, कान, नाक से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण और प्रतिक्रिया करना इसका काम होता है। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जैसे चलना, वस्तुओं को पकड़ना, लिखना और बोलना इसका काम होता है। सोचना, सीखना, स्मृति, तर्क और योजना बनाना, जो हमने पूछा था दोस्तों विचारों का संग्रह करना, तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम प्रेम मस्तिष्क का कार्य। बाकी दोस्तों अगर पूछे थैलेमस का क्या काम होता है दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, भूख लगना, प्यास लगना, यह थैलेमस का काम होता है। यह भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया। थैलेमस का क्या काम होता है तो बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सभी कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, थैलेमस ग्रंथि। बाकी दोस्तों मस्तिष्क देखिएगा, यह दृष्टि और श्रवण संबंधी सूचनाओं को संसाधित करता है और शरीर की गतिविधियों में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पश्चिम मस्तिष्क के बारे में, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेडुला से संबंधित। देखिएगा मेडुला यहाँ पर है, जो इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। मेडुला को दोस्तों ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जिसे बोला जाता है, पोन्स बोला जाता है। और दोस्तों मेडुला याद रखिएगा, इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। मेडुला का काम होता है दोस्तों जो सांस लेने, हृदय की गति, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रिया, याद रखिएगा दोस्तों, जैसी अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है तो मेडुला याद रखिएगा। बाकी ऐच्छिक क्रिया को दोस्तों प्रेम मस्तिष्क याद रखिएगा, जैसे ऊपर मैंने बताया प्रेम मस्तिष्क। ऐच्छिक क्रिया को प्रेम मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रिया को दोस्तों मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
बाकी पॉन्स का क्या काम होता है? पॉन्स का नींद, श्वसन, चेहरे की संवेदनाओं की भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। नींद उद में दोस्तों यह पॉन्स जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों मस्तिष्क से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, या दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बाकी दोस्तों अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया क्वेश्चन में शरीर में इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक, जिसे कार्टिलेज टिश्यू बोला जाता है, मौजूद नहीं होता है? दोस्तों बोला गया कि इनमें से कहाँ कार्टिलेज टिश्यू, कार्टिलेज उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? दोस्तों उपास्थि ऊतक क्या होता है? यह एक प्रकार का अस्थि होता है, याद रखिएगा। एक प्रकार का हड्डी, हड्डी लिख लीजिए दोस्तों, हड्डी एक प्रकार का हड्डी होता है, लेकिन दोस्तों यह लचीला होता है, लचीला होता है, याद रखिएगा। यह कैसा होता है दोस्तों? लचीला होता है, यह भी याद रखिएगा। यह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? कान में, कान का जो बाहरी होता है दोस्तों, बाहरी परत, उसमें पाया जाता है। नाक के एकदम सामने वाले हिस्से में पाया जाता है। हमारी श्वास नली में पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है। हड्डियों को किनारे पे पाया जाता है, हड्डियों के किनारे, हड्डियों के किनारे पाया जाता है, हड्डियों के किनारे मतलब जोड़ों पर पाया जाता है। ऐसे दोस्तों कई जगह यह पाया, ट्रैकिया में भी पाया जाता है, मतलब बहुत जगह यह पाया जाता है। जो बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है, इसको बोला जाता है कार्टिलेज टिश्यू या फिर उपास्थि ऊतक। तो इसमें दोस्तों वृक्क में यह नहीं पाया जाता, किडनी में यह नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, किस में मौजूद नहीं होता है? तो यह वृक्क हो जाएगा। बाकी कान में, वायुनली में, नाक में यह पाया जाता है। बाकी दोस्तों उपास्थि ऊतक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। बोला गया कार्टिलेज के मुख्य स्थान, कार्टिलेज टिश्यू जो उपास्थि ऊतक होता है उसके मुख्य स्थान जोड़ों पर दोस्तों, जैसे घुटने पर पाया जाता है, कूल्हे पर पाया जाता है, कोहनी पर पाया जाता है, कंधों की हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है, जहाँ से ये मिलकर जोड़ बनाती है। मतलब दो हड्डी है, दो हड्डी के एकदम किनारे वाले सिरों पर यह पाया जाता है कार्टिलेज टिश्यू। बाकी श्वास नली में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ट्रैकिया में पाया जाता है। नाक और कान में भी पाया जाता है, कान के बाहरी हिस्सा और नाक का अगला हिस्सा में पाया जाता है। रिब पिंजरा में भी रिबों में भी पाया जाता है, जो पसलियाँ होती हैं दोस्तों उसमें पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी में भी पाया जाता है। जो रीढ़ की हड्डी जो आपस में जुड़ती है उसके किनारे पर यह दोस्तों मौजूद होता है। कार्टिलेज टिश्यू इतना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मांस को मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों टेंडन, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है टेंडन, इसको टेंडन बोला जाता है। जो हड्डी से मांस को जोड़ता है उसको बोला जाता है दोस्तों टेंडन, याद रखिएगा दोस्तों। इसको स्नायु, हिंदी में बोला जाता है स्नायु, इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों टेंडन। टेंडन आप लोग याद रखिएगा, स्नायु याद रहे या फिर ना रहे, टेंडन दोस्तों बहुत इजी है, इसको याद रखिएगा। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक कहलाता है टेंडन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोला गया यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी जब वोल्टता मतलब V स्थिर रहेगी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया जब किसी प्रतिरोध को 3 गुना, R का मान दोस्तों, R को 3 R के बराबर अगर कर दिया जाए तो दोस्तों I क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा? तो ओम्स लॉ लगाएंगे दोस्तों, V बराबर IR, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों I बराबर V/R। अगर R का मान 3R कर दिया जाए तो V/3R हो जाएगा, मतलब I बराबर हो जाएगा 1/3 V/R, मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह तो क्वेश्चन बहुत आसान था, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है? दोस्तों परमाणुकता से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक परमाणुक, द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक और दोस्तों बहुपरमाणुक, और दोस्तों बहुपरमाणुक, यह 4 प्रकार से पूछा जाता है। तो एक परमाणु, द्विपरमाणुक, चतुष्परमाणुक और बहुपरमाणुक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा एक परमाणुक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम हो जाएगा दोस्तों एक परमाणु। एक परमाणु तत्व तो होते हैं दोस्तों जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से दोस्तों भरी होती है, उसको बोला जाता है एक परमाणु।
द्विपरमाणुक होता है दोस्तों जो अपने बाहरी कक्ष को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, तो द्विपरमाणुक होता है। बाकी चतुष्परमाणुक बहुपरमाणुक के बारे में भी दोस्तों पूर्ण रूप से बात करेंगे। और एक परमाणुक तत्व कौन कौन से हैं, कितने तत्व एक परमाणुक हैं, कितने तत्व दो परमाणुक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। आइए नीचे देखते हैं। देखिएगा, बोला गया एक परमाणुक तत्व जिसे मोनो एटॉमिक तत्व बोला जाता है। ये दोस्तों कैसे होते हैं, ये अक्रिय गैसें होती हैं। ये कैसी होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी जितने तत्व हैं, आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये सभी कैसे तत्व हैं दोस्तों, एक परमाणुक तत्व हैं। इतना एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, रेलवे और एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बस इसी 5-6 से। एक परमाणुक तत्व हैं आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और दोस्तों रेडॉन। जैसे उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक तत्व हैं क्योंकि इनके परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। और दोस्तों ये अति प्रतिक्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील भी होते हैं। इतना होता है दोस्तों एक परमाणुक तत्व। बाकी दोस्तों द्विपरमाणुक तत्व की बात करें तो द्विपरमाणुक तत्व दोस्तों ये प्रकृत रूप से दो परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन अकेला नहीं होता दोस्तों, H2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और दोस्तों आयोडीन। इतना दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये द्विपरमाणुक होते हैं। बाकी दोस्तों चतुष्परमाणुक की बात करें, चतुष्परमाणुक की बात करें तो यह हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बहुपरमाणुक की बात करें, बहुपरमाणुक तो बहुपरमाणुक होता है दोस्तों सल्फर S8 फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर S8 होता है बहुपरमाणुक। बाकी चतुष्परमाणुक का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चतुष्परमाणुक का एक एग्जाम्पल आप लोग जरूर बताइए दोस्तों, ये आप लोग का होमवर्क की तरह पे आप लोग याद रखिएगा। बाकी बहुपरमाणुक को याद रखिएगा दोस्तों, सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है। बाकी दोस्तों इतना दोस्तों एक परमाणुक और द्विपरमाणुक का याद रखिएगा। इससे आगे दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन दोस्तों वह दोनों चतुष्परमाणुक और बहुपरमाणुक एक एक है, उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों के दोस्तों साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है दोस्तों ऊतकों का अध्ययन, बाकी दोस्तों माइकोलॉजी होता है दोस्तों कवकों का अध्ययन, होता है माइकोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैंसर का अध्ययन क्या होता है, कैंसर का अध्ययन क्या बोला जाता है, कैंसर का अध्ययन क्या होता है, तो कैंसर का अध्ययन होता है दोस्तों ओंकोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी होता है। रक्त का अध्ययन पूछे दोस्तों, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। कैंसर का अध्ययन होता है दोस्तों ओंकोलॉजी। दोस्तों ओफियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ओफियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ओफियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओफियोलॉजी सर्प का अध्ययन होता है, याद रखिएगा ओफियोलॉजी सर्प का अध्ययन। बाकी दोस्तों डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी दोस्तों वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। बाकी कल्चर से रिलेटेड याद रखिएगा दोस्तों सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर पालन, अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ये सभी दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी और दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी दोस्तों शैवालों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहलाता है दोस्तों, उसको डक्टिलिटी बोला जाता है।
डक्टिलिटी बोला जाता है। डक्टिलिटी को दोस्तों हिंदी में तन्यता बोला जाता है, तन्यता बोला जाता है। डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, तन्यता। बाकी दोस्तों अगर धातुओं को पीट कर दोस्तों अगर चादर में, पतले चादर में बना दिया जाए, पतले चादर में बना दिया जाए, इस गुण को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आघात वर्धता। आघात वर्धता, जिसे दोस्तों मेलेबिलिटी बोला जाता है। आघात वर्धता, मेलेबिलिटी बोला जाता है, याद रखिएगा, आघात वर्धता। ऐसे दोस्तों किन धातुओं में होता है? वो कौन से धातु हैं जिनको दोस्तों पतले तारों में, बहुत ज़्यादा पतले तारों में और दोस्तों पीट कर बहुत पतला चादर बनाया जाता है? तो ऐसे किन धातुओं में? तो दो धातु याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिल्वर Ag और दूसरा दोस्तों सोना Au, गोल्ड Au। सिल्वर Ag और दोस्तों गोल्ड Au, ये दोनों धातुएं दोस्तों याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पतले चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है सिल्वर और दोस्तों सोना Au को, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डक्टिलिटी, तन्यता। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।